हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम सीटेट 2022 20 दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल ईवीएस के जो प्रश्न हैं 30 प्रश्न उसका डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग ध्यान केंद्रित करके इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि 61 नंबर का जो प्रश्न है वो है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। वायु में प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो देखिए, ठोस अपशिष्ट क्या है। मान लीजिए कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो जिस भाग का यूज नहीं करते हैं उस भाग को काट के फेंक देते हैं ना, तो वो क्या हुआ, ठोस अपशिष्ट हुआ। तो उसका जब हम निपटान करेंगे, निस्तारण का अर्थ निपटान समझिए, निपटान करेंगे तो कई विधियों से हम निपटान कर सकते हैं। या तो इसको भूमि में भरपाई कर देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे, कंपोस्ट खाद बना लेंगे और कृमियों से खाद बना लेंगे, या भस्म कर देंगे, उसको जला देंगे। तो ये जो 4 विधि हैं, उन 4 विधि में से कौन सी ऐसी विधि है जिसमें वायु में प्रदूषण फैल जाएगा। तो देखिए, जब हम भूमि में गाड़ेंगे उसको ज़मीन में, तभी क्या होगा, वायु में प्रदूषण नहीं फैलेगा। कंपोस्ट खाद बना लेंगे, फिर भी वायु में प्रदूषण नहीं फैलेगा। ये भी तो है खादें बनाना। अब भस्म करना, जब हम जलाएंगे तब क्या हो जाएगा, वायु में प्रदूषण फैल जाएगा, है ना। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन। चलिए आगे। 62 नंबर जो है वो है, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से पीड़ित होता है, स्थानीय लोगों में किस चीज़ का कारण होगा, है ना। तो देखिए, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है ये है पुनर्वास, मतलब फिर से वास करना, स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह जाना, देश प्रत्यावर्तन, मतलब प्रत्यावर्तन का मतलब वापस आना, देश वापस आना, पुनः स्थापन, फिर से स्थापित करना। तो देखिए, जब दीर्घकाल मतलब क्या, बहुत समय से बाढ़ से पीड़ित हो जाएगा ना, तो स्थानीय लोग वहाँ से निकल जाएंगे और दूसरे जगह क्या करेंगे, जा कर के बस जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाता है ना, तो उसे हम बोलते हैं स्थानांतरण। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे देखते हैं। 63 नंबर, टैपिकोआ का दूसरा नाम क्या है। टैपिकोआ जैसा कि आप लोग जानते हैं केरल में पाया जाता है ना। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया है तो कैसे हम पता करेंगे, मूली हम लोग जानते हैं, है ना। जब केरल की ये टैपिकोआ है, अब मूली तो हम लोगों के यहाँ है, तो इस टैपिकोआ का नाम हम मूली कैसे बोल पाएंगे, नहीं ना। अदरक भी जानते हैं, शकरकंदी भी जानते हैं, तो ये तीनों तो अपने क्षेत्र का ये जो है चीज़ है ना। लेकिन टैपिकोआ का संबंध किससे हो जाएगा, कप्पा से। तो टैपिकोआ का दूसरा नाम कप्पा है, ठीक है। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, क्या होगा, कप्पा। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो टैपिकोआ का दूसरा नाम क्या है, कप्पा, याद रखिएगा। चलिए आगे। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हांगकांग में सांप को खाया जाता है, और सांप से क्या बनाया जाता है, लिंगहू फेन, है ना। तो ये चीज़ जो है आप लोग याद रखिएगा, है ना। ये जो है मापू टोफू, ये जो है चीन का व्यंजन है और ये जापान का है सुशी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हांगकांग में जो लोकप्रिय भोजन है वो है लिंगहू फेन, सांप से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे। 65 नंबर, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने
के काम आती है। मीट मतलब मांस, तो मांस को जब खाएगा ना तो इसके लिए हुक जैसी चोंच की आवश्यकता होती है। हुक मतलब ये चोंच जो है ना ऊपर से थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, हुक जैसा मुड़ा हुआ होता है। तो इससे क्या होता है, मांस को तीरने में या फाड़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो हुक जैसी चोंच, ये आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 66। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है ना। शीघ्रता मतलब जल्दी से बनने वाला नाश्ता। तो शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। तो देखिए शीघ्रता मतलब सबसे जल्दी, एक है अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा और भेलपूरी, है ना। तो इसमें जो है आपका भेलपूरी, है ना। तो भेलपूरी ये जो है इसका ये ऑप्शन होगा चौथा नंबर। भेलपूरी में जो है कम समय में बन जाता है, इन सब से कम समय लगता है भेलपूरी को बनाने में। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है ना। आप लोगों को ट्रिक बताए थे, है ना। तो याद कीजिए कि पटचित्र जो है किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है। तो ये है उड़ीसा की। बताए थे, ट्रिक बताए थे, आप लोग याद कीजिए, है ना। उड़ीसा की पटचित्र कहाँ की है, उड़ीसा की। ठीक है, चलिए आगे। 68। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, है ना। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। विटामिन खट्टे फलों में पाए जाते हैं, है ना। संतरा, नींबू, ये सब में जो है विटामिन सी पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए काली मिर्च में तो विटामिन ए पाया जाता है ना। सोयाबीन में जो है प्रोटीन पाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन में अधिकतर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूध में भी विटामिन सी नहीं होता है। तो ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, ये जो आपका चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इन तीनों चीज़ में क्या है, विटामिन सी पाया जाता है। इसमें जाएंगे तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसमें जाएंगे तो सोयाबीन में, इसमें काली मिर्च ले लीजिए, उसके बाद सोयाबीन ले लीजिए, है ना। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है ना, तो इसलिए चौथा ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। अब झूम खेती क्या है, किसी जगह पर लोग खेती करते हैं और जब वहाँ की मिट्टी की जो उर्वर क्षमता कम हो जाती है तो क्या करते हैं लोग, उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरे जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह खेती करते हैं, है ना। तो झूम खेती के बारे में आप लोगों को पढ़ाए हैं विशेष रूप से। तो झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। तो यहाँ मिजोरम जो है पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्व उत्तर राज्य मिजोरम, क्या होगा, मिजोरम में झूम खेती की प्रथा की जाती है। तो आप लोग याद रखिए। चलिए आगे। उसके बाद है दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। फसल काटने के बाद जो मनाए जाते हैं दक्षिण भारत में, तो एक चीज़ देखिए, बिहू कहाँ की है, असम की। और असम किधर का राज्य है, उत्तर पूर्व, है ना, पूर्वोत्तर राज्य है असम की बिहू। तो बिहू और बिहू ये सब तो उत्तर पूर्वोत्तर राज्य है ना। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ओणम, पोंगल, उगादू और बीसू, ये जो है बिल्कुल सही है। ओणम और बीसू केरल में मनाया जाता है ना। और पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। बात समझ रहे हैं। और उगादी जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है ना। तो ये जो है सब क्या है, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले
पर्व हैं, है ना। ये सब दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले पर्व है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो तीसरा नंबर जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे। 71 नंबर, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है घास पत्थरों से। देखिए पत्थर से कैसे बनेगा, बांस पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से। जी बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका जो है ये तीसरा जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। गाय के गोबर और मिट्टी से बनाए जाते हैं। कौन सा आर्ट, बर्ली आर्ट, ठीक है, बर्ली आर्ट। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, इसके लिए ट्रिक भी बताए हैं। मित्र पर गमछा झार, है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, रॉ से हो जाएगा राजस्थान, गौ से गुजरात होता है, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड, है ना। तो सब बताए हैं आप लोगों को। तो देखिए कौन सा है, गौर कीजिए, जिससे कर्क रेखा गुजरता है। देखिए छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। उत्तर प्रदेश तो नहीं है, है ना। उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है ना। उत्तर प्रदेश से मित्र पर गमछा झार, ऊ नहीं आता है ना। अब मित्र पर गमछा छ है, और गौ से गौ है, और झार से झार। देख रहे हैं, मित्र पर गमछा झार। ट्रिक बताए हैं, उस ट्रिक से निकल जाता है ये। तो दूसरा ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अजय भोपाल में है ना, और उसे गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है। भोपाल, है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश देश के बिल्कुल बीच में है ना। जहाँ से उसको जाना है कहाँ, गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक। तो क्या किधर जाना पड़ेगा, तो देखिए सिक्किम पूर्वोत्तर है ना, पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम। तो देखिए उत्तर पूर्व, पहले तो जाएगा कहाँ, गंगटोक। तो उत्तर और पूर्व। ये जो पुदुचेरी जो है वो दक्षिण पूर्व में आ जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु के निकट है। तो ये दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। इसको अगर आप मैप से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। मैप देख लीजिएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, इसका जो है ऑप्शन बिल्कुल ये तीसरा नंबर सही है, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। सबसे छोटा पक्षी, है ना। तो देखिए क्या है, सीख पर बत्तख, है ना, छोटी मत्स्य कुर्री, हंसावर और छोटी जलरंग। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, छोटी जलरंग, है ना। इसका ऑप्शन होगा छोटी जलरंग, क्योंकि 8000 किलोमीटर से दूरी तय करके आता है। मौसम के में जो परिवर्तन होता है ना, उस परिवर्तन के कारण जो है कुछ पक्षी एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ऐसे पक्षी को हम प्रवासी पक्षी बोलते हैं, है ना। ये उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से आता है भारत में, 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके 25 से 40 ग्राम इसका वज़न होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो होगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, ठीक है।
चलिए आगे। रौनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, है ना। उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ यानी पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है ना। चीज़ को किस विधि से लाएंगे जो चीज़ यानी पनीर खराब नहीं होगा। डिब्बाबंद, निर्जलीकरण, लवणन, इसमें क्या करते हैं, नमक के द्वारा लवणन किया जाता है जिससे पदार्थ जो है सड़ता नहीं है। तो ये होगा निर्वात पैकिंग। निर्वात पैकिंग में क्या होता है, बर्तन से मतलब हवा को बिल्कुल निकाल दिया जाता है। तो हवा को जब निकाल दिया जाता है ना तो जीवाणु इसमें जल्दी नहीं पनपते हैं। तो चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए क्या होगा, निर्वात पैकिंग। ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए ये आपका ऑप्शन है। चलिए उसके बाद हाँ, तो देखिए अब ये पेडागोजी आ गया। 76 से पेडागोजी शुरू होता है। तो आइए इसे हम देखते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी। अब देखिए दृष्टिबाधित विद्यार्थी मतलब क्या, उसको कम दिखाई दे रहा है, मतलब देखने में उसको क्या है, प्रॉब्लम है ना। तो फिर कैसे शिक्षण करेगी उसको। अब ऑप्शन को पढ़िए। आवाज़ से संदेश साझा करके। देखिए दृष्टिबाधित है, देख तो नहीं सकता है ना, तो आवाज़ में संदेश साझा करेगा तो ये बिल्कुल सार्थक होगा, है ना, आवाज़ के द्वारा। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके। देखिए मौखिक व्याख्या करना निगेटिव है लेकिन यहाँ पर सही होगा। कारण है कि दृष्टिबाधित है मतलब देख तो नहीं सकता है ना, तो व्याख्या के द्वारा ही समझाना पड़ेगा। तो ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, ये भी सही है। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, सहपाठी के द्वारा व्याख्या कर रहा है तो ये बात भी सही है। और ठोस अनुभवों का उपयोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ठोस अनुभव, ठोस कोई पदार्थ है उसका अनुभव कैसे करवाएंगे, जब देखेगा तब ना। ठोस क्योंकि ऑनलाइन में है ना, ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, शिक्षक कहीं और है और स्टूडेंट कहीं और है, तो ठोस चीज़ों का अनुभव कैसे करवा पाएंगे बताइए, है ना। वो तो देख तो सकता नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो आपका जो ऑप्शन ये होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 77 श्रवण बाधित मतलब क्या, सुनने में प्रॉब्लम है। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए, है ना। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। देखिए श्रवण बाधित है, क्या हो रहा है ना कि सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है और ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, टीचर कहीं और है और स्टूडेंट कहीं और है। तो ज़रा सोचिए, अगर किसी विशेष शिक्षक की सहायता ले लेगा ना तो वो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, टीचर जो पढ़ाते हैं उस चीज़ को वो जो टीचर हैं उसको बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ये बात भी सही है। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करके, सही बात है। श्रवण सुनने में प्रॉब्लम है तो ऑफलाइन भी अच्छा ही रहेगा, ये भी ऑप्शन भी सही है। उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। जी शीर्षक उपशीर्षक भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये सुनने में प्रॉब्लम है, उसको देखने में तो नहीं। अधिक दृश्यों का उपयोग करना, दृश्य का मतलब क्या, देखना, है ना। तो अधिक दृश्यों मतलब दृश्यों का उपयोग कर सकते हैं, दृश्य को तो देख सकते हैं ना बच्चे, क्योंकि श्रवण बाधित है, सुनने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन इसका सब सही है, मतलब ABCD शब्द। इस प्रकार से इसका जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए,
सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, देखिए शिक्षक का भी कुछ क्या होता है, नैतिक मूल्य होता है, कर्तव्य होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। देखिए, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। टीचर जो हैं वो स्वयं के बारे में जानना चाहता है, उसका नैतिक मूल्य क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, हित अभिरुचि के बारे में जानना चाहते हैं, स्वयं के बारे में। तो देखिए, स्व आकलन उपकरणों का, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, स्व आकलन, स्वयं का आकलन है ना। रचनात्मक आकलन पढ़ाई के दौरान होता है, आप लोगों को बताए हैं। योगात्मक आकलन कब होता है, वर्ष के अंत में होता है ना। इसको बोलते हैं सीखने के लिए आकलन, है ना, इसको बोलते हैं सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, स्व आकलन। ठीक है, चलिए आगे। एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थी को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है। अंकुरण विधि को समझा रहा है, बीज को जब बोते हैं मिट्टी में तो अंकुरण होता है ना, उस विधि को समझाना चाह रहा है। तो देखिए, चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, ऐसा ऑप्शन अधिकतर जो है ना क्या होता है, गलत होता है ना। चार्ट बना देंगे। बीज को गमले में लगाना, बीज को गमले में लगाना। यहाँ देखिए, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। जी, ये जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि मूंग से अंकुर जो निकल रहा है उस चीज़ को बच्चा देख रहा है, तो उसका जो कंसेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम समझने में उसको आसानी रहेगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये करके सीखना भी है ना। वीडियो क्लिप दिखाने से काम यहाँ पर नहीं चलेगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए। एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। अन्न मतलब भोजन, हाँ, अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की सीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे उस भोजन यानी अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, देखिए, मतलब कुछ बर्तन में क्या किया, अन्न को रखने के लिए बोला, यानी भोजन को रखने के लिए बोला। और भोजन को जब हम रख देंगे खुले स्थान में, तो बताइए इस भोजन को खाने के लिए पक्षी सब तो आएंगे। अब उन पक्षियों का ब्यौरा बोल रहे हैं बच्चे को लिखने के लिए, है ना, सीट तैयार करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए, इसमें से ऑप्शन पता कीजिए। छात्रों को घर में व्यस्त रखना, देखिए व्यस्त रखने वाला जो ऑप्शन है हमेशा गलत होता है। छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने की कगार पर है। नहीं, लुप्त होने की कगार पर जो रहेगा तो वो तो अधिकतर आएगा ही नहीं खुले स्थान में। चलिए, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। जी बिल्कुल सही है ना। पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदत, अनेक प्रकार के पक्षी आएंगे, तो वो जो खाने की आदत है सब पक्षी की, उस आदत के बारे में बच्चा क्या करेगा, अवलोकन करेगा, उसके बारे में जान जाएगा कि कौन सा पक्षी कैसा होता है और कौन सा पक्षी का जो खाने का आदत है वो कैसा है, बिल्कुल जान जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही है। जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है 81 नंबर। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। उत्सव जो होता है ना उस पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये तो पूरे देश में मनाए जाते हैं ना।
है ना, उसको जाति धर्म से तो मतलब नहीं है। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश, कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा या कर रही है। हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, विभिन्न संस्कृतियों में एकता, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं है, उत्सव हमें शांति और आनंद देते। तो हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य जी, तो ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। ठीक है, चलिए आगे। एक ग्रामीण विद्यालय में अध्यापिका भोजन संरक्षण यानी भोजन को सुरक्षित रखने का जो तरीका होता है, भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति होगी, देखिए, अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूप को चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। देखिए, ये जो है चार्ट बनाकर उपयोग करना, ये अधिकतर गलत होता है। भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुत करना, हाँ, या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, ये तो हेल्पफुल है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि माउस सही से वर्क नहीं करता है। हाँ, अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके, अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण करेगा, वहाँ पर जाएगा, जा कर के देखेगा, करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना, तो ये बिल्कुल प्रभावकारी है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आस पड़ोस में जाएंगे और उस विधि को जानेंगे, उस विधि को देखेंगे ना, तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और ये डायरेक्ट माइंड में उतर जाएगा, क्योंकि ये करके सीखना हुआ। क्षेत्र में गए और संरक्षण का जो विधि है उसी का हम क्या किए हैं, अवलोकन कर लिए हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे, एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही है ना। पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है। देखिए, फुलवारी के बारे में जब पढ़ा रहा है तो भारत का मानचित्र दिखाना पड़ेगा। मानचित्र से ये पता चलता है कि किस क्षेत्र में, किस राज्य में फूलों की खेती अधिक की जाती है, किस राज्य में कम की जाती है। तो मानचित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, दिखाना पड़ेगा। मधुबनी चित्रकला, जी मधुबनी चित्रकला, इसे भी दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मधुबनी का चित्रकला है, बिहार की चित्रकला है मधुबनी चित्रकला, तो उसको दिखाना पड़ेगा। इसमें भी पेड़ पौधे के चित्र बनाए जाते हैं, है ना, तो ये भी दिखाना पड़ेगा। और विभिन्न स्थानीय फूल, जी इसको भी दिखाना पड़ेगा। विभिन्न स्थानीय फूल, स्थानीय क्षेत्र में जो फूल पाए जाते हैं उसको भी दिखा सकते हैं। कार पत्रक भी दे सकते हैं। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो कार पत्रक देंगे, वर्कशीट, तब तो बच्चा में डेवलपमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है चारों ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार से जो है ये 1 नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ABCD। ओके, आगे बढ़िए। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार, अवैध शिकार जो होता है ना, के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। वाद विवाद करना, है ना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुत करना और नारे लिखाना। नारे लिखाना तो बिल्कुल गलत है, और पोस्टर प्रस्तुति तो ये भी तो नहीं ठीक है। और वाद विवाद करना थोड़ा सही है, लेकिन उससे अच्छा कौन है, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। समाचार पत्र का जो क्लिपिंग दिखाएंगे तो इसमें क्या होगा, बच्चा को यह मालूम चलेगा कि किस क्षेत्र में अवैध शिकार हो रहा है और पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में
कहाँ से पता चलेगा? समाचार पत्र की क्लिपिंग से। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका। अब व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि क्या है? जैसे फिक्स कर दिया जाता है कि घर का काम केवल महिलाएं ही करेगी, है ना, तो महिलाएं ही करेगी, इसको तो फिक्स कर दिए हैं। तो ये तो रूढ़िवादी छवि हुआ ना, कि आप फिक्स कर दिए कि घर की काम केवल महिलाएं करेगी, बाहर के जो काम है केवल पुरुष करेंगे, है ना। तो जेंडर रूढ़िवादिता हो गया ना ये। तो जेंडर, तो रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति हमको क्या करना है? बच्चे को संवेदनशील करना है। तो प्रभावशाली तरीका, सामाजिक मीडिया सबसे उपयुक्त तो होगा, उसको चुनना है। समाचार पत्र है, रेडियो है ना, नुक्कड़ नाटक, यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो है वो नुक्कड़ नाटक है। नाटक के द्वारा दिखाया जाएगा कि बाहर के जो कुछ काम है वो बाहर के काम भी महिलाएं कर सकती है और घर के काम भी पुरुष कर सकते हैं ना। अगर नाटक में दिखाया जाएगा तो इससे बच्चा ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा। ठीक है, तो ये नुक्कड़ नाटक, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। पर्यावरण अधिगम, पर्यावरण अधिगम, यहाँ देखिए के साथ, के लिए, से, के बारे में, के माध्यम से और के लिए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन के बारे। देखिए पर्यावरण के बारे में अधिगम, हमें क्या करना है? ईवीएस पढ़ने का मतलब है कि हम पर्यावरण के बारे में भी कुछ सीखें। पर्यावरण के बारे में अधिगम, जी पर्यावरण के बारे में भी सीखना है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। और क्या है? पर्यावरण के माध्यम से सीखना, जी पर्यावरण के माध्यम से सीखना यहाँ पर होगा, है ना, क्योंकि पर्यावरण में जाके हमको सीखना है। केवल किताबी नॉलेज तक सीमित नहीं रहना है, बाहरी दुनिया से जुड़ना है। तो बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ पाएंगे? जब पर्यावरण में जाएंगे, है ना। उसके बाद है के लिए, पर्यावरण के लिए सीखना, सही बात है, हम पर्यावरण के लिए सीखते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है आपका। ओके, चलिए अब देखिए, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है, कितने दिन में उनमें बाहर आती है, मतलब फूल बाहर आती है ना। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है ना, क्या विकास करना चाहता है? तो देखिए पढ़िए ऑप्शन को। प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, प्रयोग में आंकड़ों का दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुता, है ना, प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, अब फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो आनंद लेना, देखिए आनंद लेना और प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे को देखना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, है ना। और प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करना, जी आंकड़ों को तो दर्ज करना ही पड़ेगा प्रयोग में, क्योंकि प्रयोग यहाँ पर कह रहा है कि कितने दिन में पुष्प निकलते हैं, इस चीज़ का जो है आपको ब्यौरा लिखना पड़ेगा। तो ये करना। छात्रों में जिज्ञासुता, जिज्ञासा भी उत्पन्न होगा, वो देखते हैं कितने दिन में फूल निकलते हैं ना। तो जिज्ञासा, यहाँ दोनों सही है, तो ए बी, है ना। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे। ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंदे नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की।
वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है, क्या देना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है। तो वायु और ध्वनि प्रदूषण, सही बात है। मान लीजिए कि ट्रैफिक पर, चौराहे पर इंजन बंद नहीं करेगा तो ध्वनि प्रदूषण भी स्वाभाविक है और वायु प्रदूषण भी होगा, क्योंकि इंजन चलता रहेगा तो वायु भी प्रदूषण हो रहा है। और नवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। और नवीकरणीय संसाधन क्या है, जिसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम से ही तो डीजल, केरोसिन, मिट्टी तेल, ये सब बनते हैं, पेट्रोल सब बनते हैं, है ना। किस चीज़ से? पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम क्या है? और नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन जैसे प्रकाश की बात करें, है ना, तो प्रकाश मतलब सूरज की जो रोशनी है उसका हम कितना भी उपयोग करें तो ये समाप्त होने वाला तो नहीं है ना। तो ये नवीकरणीय संसाधन हो जाता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ाए हैं। तो नवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। कोयला भी क्या है? और नवीकरणीय। एक बार जब समाप्त हो जाएगा ना कोयला, तो फिर उसको बनने में क्या होगा, लाखों हजारों वर्ष लग जाएंगे, है ना। और नवीकरणीय संसाधन है तो इसका क्या करना है, समझदारी से उपयोग करना है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, सही बात है, प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर दुरुपयोग भी हो रहा है क्योंकि इंजन बंदे नहीं कर रहा है। और सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, सही बात है। इसे रोकने के लिए सरकार को कदम भी उठाना चाहिए। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 89। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही हैं जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, है ना। उस चर्चा का उद्देश्य क्या है, मतलब कोई पर्व है, उस पर्व में आप क्या करते हैं, स्थानीय पदार्थों से अपने घर को सजाते हैं। जैसे स्थानीय क्षेत्रों में मिलने वाले फूल से सजा रहे हैं, स्थानीय क्षेत्र में मिलने वाले पेड़ पौधे के पत्तों से सजा रहे हैं। तब जो है इस चर्चा का उद्देश्य क्या है, छात्रों की, यहाँ रचनात्मक नहीं हुआ, रचनात्मकता में वृद्धि, सही बात है। जब आप फूल से, पेड़ के पत्तों से अपने घर को सजाइएगा तो इससे क्या होगा, रचनात्मकता में भी वृद्धि होगी, है ना। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, सही बात है। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला, है ना, बनाने की कला, कुछ करने की कला और संस्कृति को सुरक्षा करना, ये बात भी सही है। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, सही बात है। स्थानीय विक्रेता है, स्थानीय चीज़ को बेचेगा तो उसको भी तो सहायता होगा। यह साझा करना कि वस्तुएं सस्ती होती हैं, सही बात है। स्थानीय चीज़ है, स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, स्वाभाविक है सस्ती भी होगी। तो इस हिसाब से ये कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। गुणात्मक आंकड़े मतलब क्या, गुण में जो परिवर्तन होता है उस चीज़ को आप लिखना चाहते हैं तो पेपर पेंसिल परीक्षण ये भी नहीं होगा, कारपत्रक भी नहीं होगा, कर्म निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल में तो रेट करते हैं तो ये भी नहीं होगा। दृष्टांत अभिलेख जो है इसमें गुणों के बारे में, गुण में जो परिवर्तन हो रहा है, मनोवृत्ति में जो परिवर्तन हो रहा है, इस चीज़ को हम लिखते हैं दृष्टांत अभिलेख में, है ना। तो इस हिसाब से ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है और 30 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। इससे आगे हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।